वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 5 फरवरी है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू कौन कौन से टॉपिक को कवर करता है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे, ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो उपयोगी हो। साथ ही साथ जितने भी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम फिल करते हैं उसमें पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। हालांकि कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था कुछ दिनों से, जिसके कारण न्यूज एनालिसिस नहीं हो सका है। सब्र बनाए रखे सभी लोगों को धन्यवाद। और चलिए, आज के बाद हम लोग फिर पुनः इसमें चीज़ें कवर करेंगे। हालांकि मेरी आवाज़ धीरे धीरे जाएगी आजकल कुछ दिनों तक, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी चीज़ें बदलाव हो रही है उसको आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आप युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही है, फ्री बहुत से टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ फ्री मटेरियल अवेलेबल कराई जा रही है, और भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ऐप पर जाकर चीज़ों को कवर कीजिए, ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ चीज़ों को कवर कीजिए। देखिए, हम सीरीज जो दैनिक जागरण में क्वेश्चन के साथ शुरू होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। 5 फरवरी आज है, 5 फरवरी है तो उसे हम लोग कवर करेंगे। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, तो इसमें बात होगी 5 फरवरी सर्वोच्च न्यायालय के में जजों की नियुक्ति के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न हम लोग देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहा है, उसमें जजों की नियुक्ति के संबंध में बात हो रहा है, अर्थात कोलेजियम की बात हो रहा है। तो कोलेजियम में बहुत सी चीज़ें मैंने पहले भी कवर किया, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी से प्रश्न ये सॉल्व होगा। पहला है कथन, वर्ष 1992 में राष्ट्रपति द्वारा जारी जो प्रेसिडेंशियल डिफरेंस था उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 5 सदस्यों के निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया गया है, एक कथन है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें आपको सत्य कथन चुनना है, दोनों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एक है, केवल एक है, केवल दो है, ना तो एक है ना तो दो है, उपरोक्त सभी है। तो आप लोग सही उत्तर अपना क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना, और सभी लोगों को प्रयास करना है या उत्तर देने का प्रयास करिएगा, ताकि और भी चीज़ों को सीख सके। दूसरा प्रश्न है, जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्था में एक प्रयोग किया जाता है क्या, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की जाती है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे और मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, किस रूप से समझा जाता है। तो एक ऑप्शन देख लेते हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय मानता है या अभिलेख न्यायालय बनाता है, इस रूप में समझा जाएगा। या सर्वोच्च सभी उच्च न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अवमानना के सभी मामलों को दंडित करने की शक्ति है, इस संदर्भ में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड समझा जाएगा। तो दोनों कथन में आप बताना है क्या होगा। कथन असत्य को चुनना है, इसमें कौन सा असत्य है, कथन 1 असत्य है या कथन 2 असत्य है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, सेम ऑप्शन होगा, केवल 1, केवल 2, न तो 1 न तो 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको संदर्भ को आप लोग आंसर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सके कि हाँ आप लोगों का सही हो रहा है। और आप लोगों को जो एमसीक्यू चलता है रात को 10:30 में, तो इसके प्रश्न का उत्तर वहाँ दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग इसे कवर कर सकें। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे आज के न्यूज़ पर। तो देखिए, लगातार आप लोग सुनते होंगे कि देश में चीज़ें कोलिजियम को लेकर न्यायपालिका विधायिका सामने आमने सामने आ रहा है। मैंने आप लोग को पहले भी कवर किया है कि इस टॉपिक पर जब भी बात की जाएगी तो आर्टिकल 50 के संदर्भ को ध्यान में रखकर ही बात की जाएगी, जहाँ पर शक्तियों का क्या किया गया है, शक्तियों के बीच में जो संतुलन स्थापित करने के लिए और विभाजन के लिए चीज़ें बताई गई है, जैसे कार्यपालिका की और विधायिका की स्थिति क्या है, और उसमें न्यायपालिका का सहयोग किस रूप से होगा। अर्थात कार्यपालिका और विधायिका साथ में काम करेगी, पर न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम करेगी। इस आर्टिकल 50 को याद रखना है, और मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ इस न्यूज एनालिसिस को, कब कब कवर किया जा चुका है। तो क्या करिएगा आप लोग, 5 सितंबर, 14 नवंबर और 11 अक्टूबर 2022 का न्यूज देखिएगा। आपको कोलिजियम के सारे डायलोमा पर चर्चा किया जा चुका, कोलिजियम क्या है, कोलिजियम कैसे विकसित हुआ है, कोलिजियम के रूप कैसे और भी स्थायी हुए, कौन कौन से जज, फर्स्ट जज, सेकेंड जज, थर्ड जज बेंच क्या होता है,
सभी पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। और भी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बातें की गई हैं, किस प्रकार से यह सहयोग हो सकता है, न्यायपालिका किस तरह शक्तियों का शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है, न्याय विधायिका कैसे अपना शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है, और सत्ता का अभ्यास इसी टर्मिनोलॉजी में कैसे यूज होता है, सत्ता का अभ्यास। मैं आप लोगों को लगातार सत्ता का अभ्यास समझाता हूँ ना, इस सत्ता का अभ्यास कैसे उपयोग होता है, इसके टर्मिनोलॉजी को आप लोग को देखना है। और यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। न्यायपालिका विधायिका अंतर संबंध कैसे हैं, उसके बीच जो आर्टिकल 50 के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, उसकी बात यह करता है। तो आप लोग को बस याद रखना, इस टॉपिक को उसी संदर्भ में समझना है, लिखना। और देखिए, एक बार बेसिक आपने कवर कर लिया है ना, तो अब बस इसमें क्या करना है, ऐड करते जाना। जो भी न्यूज़, अब मान लीजिए आज के न्यूज़ में यह आया है कि चेतावनी नहीं चलेगा, तो इसमें क्या थीम निकल के आ रहा है, थीम निकलना है तो थीम को ऐड करते चलना। ऐसे ही जब भी आएगा, बेसिक आपने कवर कर चुका है इन तीनों क्लासेस से, एनालिसिस से, तो आपको बस एडिशन इसमें ऐड करते चलना है। और उसके अतिरिक्त कुछ दोबारा फिर लिखना नहीं है। तो आप लोग पेज को जरूर छोड़ के चलिएगा, जो भी नोट्स बनाते हैं उसमें एक्स्ट्रा पेज छोड़ के जरूर चलिएगा, ताकि आप एक दूसरे को ऐड कर सके। तो कल वाले न्यूज में क्या था उसको देखिएगा। देश के संविधान के मुताबिक है, जनता के सोच से चलेगा संविधान, या हमारा मूल मूल जो नीति है, मूल निर्देशक है, या तो मूल दिशा निर्देश क्या कहता है कानून विधि व्यवस्था का, कि संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं है संविधान से बड़ा, है ना। न कोई व्यक्ति है संविधान से बड़ा, न कोई संस्था है बड़ा हमसे। हमारे संविधान से, संविधान सर्वोच्च है हमारे लिए। तो ये संविधान से ही सारा सिस्टम चलेगा। और ये बात सही चीज़ है जो बातें की जा रही है। लेकिन देश में कुछ देश का मालिक, इस देश का कोई कौन है, लोग है। इसलिए कोई सुप्रीम कोर्ट हो या विधायिका हो या कार्यपालिका हो, किसी को है ना इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता है कि वो जो संविधान का मूल है ना उसको डैमेज करे या उसके विपरीत जाके काम करे। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी देखिएगा, मैं जो बातें बोल रहा हूँ वहाँ सुनिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो जज थे उनका नाम याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है कि उनके द्वारा क्या क्या, जस्टिस एस के कोल और ए एस ओ का एक दो पीठ का गठन हुआ था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर न करे कि सरकार असहज स्थिति में आ जाए। अर्थात जजों के स्थानांतरण से संबंधित जो लेट हो रहा उस पर हाई कोर्ट है ना के संदर्भ में बातें की जा रही थी। कोलिजियम की ही व्यवस्था की बात की जा रही थी कि कोलिजियम का जो लिस्ट है क्या करती, न्यायपालिका सरकार के पास भेजती है, पर सरकार क्या करती, पुनर्विचार के लिए या किसी अन्य कारण के लिए उस लिस्ट को या तो खारिज कर देती है या पुनः वापसी भेज देती है न्यायपालिका के पास पुनर्विचार के लिए। तो इस बीच में समय अंतराल लग जाता है ज़्यादा और लेट हो जाता है। और दोनों, मैंने पहले भी बताया, तो दोनों अपनी अपनी स्थितियों पर, अपने अपने जगहों पर ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका बार बार लिस्ट भेज रही थी उसके लिए कुछ अलग मंशा है, कार्यपालिका ऐसे, विधायिका ऐसे भेज रही है बार बार। कार्यपालिका जो संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेती है कार्यपालिका के अंग, वो कुछ अलग नियत से भेज रही है। बस संतुलन की स्थिति में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है कि हम किस तरीके की लिस्ट भेजें, एक मेमोरेंडम तैयार कीजिए फिर से, और सरकार उस पर कैसे प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। तो ये प्रक्रिया में लेट होने के कारण ही ये सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें जो कोल के द्वारा जो और माननीय जो ओका के द्वारा जो यह स्टैंड, जो चेतावनी शब्द लिखा गया ना, इसी के बाद कार्यपालिका को लगेगा ना कि हमको क्या बोल रहा है, कि ऐसा असहज, सरकार के लिए असहज स्थिति नहीं हो जाए। यहाँ पर दोनों अपने अपने स्थितियों में अपनी स्थिति कायम रखते हैं। वो न्यायपालिका अपने जगह अपने न्यायिक प्रक्रियाओं के संदर्भ अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। कार्यपालिका और विधायिका जो है, दोनों सहयोग के साथ भी अपनी शक्तियों का आपको करना होगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि वाद, संवाद और प्रतिवाद, सॉरी, वाद, प्रतिवाद और संवाद के स्तर पर हमें बातें करनी है। वाद प्रतिवाद तो लगातार ये सब देखने को मिला, जब तक हम संवाद नहीं करेंगे तब तक ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और ये देखिए, ये सब चीज़ें हैं ना, क्या होता है कि आप संविधानवाद के संदर्भ में भी देख सकते हैं। कहने का मतलब संविधानवाद क्या है, कि आज जो चीज़ें हैं वो आने वाले समय में और भी विकसित होगा, आने वाले समय में और भी विकसित होगा। तो अर्थात ये सब प्रक्रिया है क्या, निरंतर सुधार वाली प्रक्रिया है।
ऐसा नहीं है कि जो 1950 में संविधान का लागू हुआ उसके वजह से हमारा जो न्यायिक व्यवस्था था, कार्यपालिका व्यवस्था था, एकदम 100% था, नहीं था। आज हम 2022-23 में चल रहे हैं तो बहुत से सुधार के अंग देखने को मिले हैं ना। वैसे ही आने वाले कुछ समय में क्या होगा, जब हम लोग 2050, 60, 70 के दशक में आएंगे और भी मान लीजिए 2100 वर्ष में हम लोग पहुंचेंगे, तो जो अभी वर्तमान में क्या हम उस समय इसकी कल्पना कर सकते हैं? इससे भी उन्नत चीज़ें उपलब्ध होंगी, संस्थाएं उपलब्ध होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह ऐसे ही समाप्त नहीं होगा। हाँ, शक्तियों के संतुलन में आपको क्या होना कि दोनों को है ना अपने अपने जो हठ धर्मिता है उसको कहीं ना कहीं, हठ धर्मिता का गलत सेंस मत लीजिएगा यहाँ पर, कि इन कार्यपालिका को यह लगता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न कर दे, और न्यायपालिका को लग जाए तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न कर दे। हठ धर्मिता का संदर्भ में यही समझिएगा, अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में या ओवरलैप के संदर्भ में ये चीजें देखी जाती है। तो यह निरंतर रहेगा, चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें सुधार के साथ हम धीरे धीरे और भी पॉइंट लेकर आएंगे, तो आने वाले समय में और भी चीज़ें उभर कर आएगी। देखिए, हाल ही में कुछ दिनों विवाद चल रहा है अदानी समूह के संदर्भ में, जो लगातार शेयर गिरा है उसके संदर्भ में चीज़ें आपको देखने को मिला है। और जो जो अमेरिकी वित्तीय कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, इसने क्या बेड़ा गर्क किया है आपको पता ही है। तो देश के वित्त मंत्री के द्वारा ये बोला गया है कि जो अदानी ग्रुप ले रहा है एफपीओ, फ्लोरेंस पब्लिक ऑफर्स जो होता है एफपीओ, यह एक वह राशि होता है जो अपने शेयर को बेच कर क्या किया जाता है, निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसको अपने कंपनी के जो भी संसाधन हो, जो भी निवेश हो, उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या करें, जो गिरा है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के वजह इसका शेयर जो गिरा है अदानी समूह का, तो क्या करे, अपने जो एफपीओ जो जारी किया था उसे मार्केट से वापस लेगा, अर्थात जो 20,000 करोड़ का जो एफपीओ उसने जारी किया था वो वापस लेगा। तो इससे क्या प्रक्रिया होगी, क्या सरकार, इससे आपको क्या लगता है कि सरकार या अदानी समूह का जो है क्रेडिट खराब होगा? ऐसे नहीं, ये समान प्रक्रियाएं आपको ये बाजार में देखने को मिलती है। बहुत से लोग एफबीओ जारी करते हैं, वापस लेते हैं, पर यहाँ पर समझिए ऐसी, क्या एफपीओ जो जारी कर किया है अदानी, क्या उसको वापस लेने से साख में किस प्रकार की कमी या बढ़ोतरी हो सकती है, ये भी देखने की बात है। तो यहाँ पर समझिएगा कि एफपीओ जो ये कर रहा है आपको अडानी, उसके अपने शेयर है, किसी अन्य शेयर धारकों के ये शेयर नहीं रिलीज करेगा, जिसके वजह से मार्केट में कुछ आपको नेगेटिव इसमें आएगा। अर्थात मान लीजिए यहाँ पर अडानी एक ग्रुप है, इसमें बहुत से निवेशक होते हैं इसकी कंपनी में, यह कंपनी है अडानी का, इसमें मान लीजिए एफबीओ जारी करता है, एफपीओ जारी करता है। इसमें सोच के देखिएगा, जब ये वापस लेगा तो यहाँ पर क्या आता है, निवेशक के पैसे को वापस ले रहा है, तो ये किसके पैसे को, ये अपने शेयर को बेचा था, न कि किसी निवेशक इसमें निवेश किया उसके शेयर को इसने बेचा था। यहाँ पर चीज़ समझिएगा। और 79% से अधिक शेयर जो अडानी समूह के है वो उसके खुद के है, यह रिपोर्ट भी बताती है। और चीज़ें देखिए, इसलिए आप देखते हो लगातार बाजार उस दिन गिरा, उसके बाद लगातार बजट आने के बाद बाजार बढ़ने लगा। तो निवेशक के कुछ मूल्य जरूर इधर उधर होंगे, उतार चढ़ाव तो आएगा ना बाजार का, पर यह स्थिति कभी नहीं आएगी कि इससे हमारा बाजार है ना पूरा तरह डैमेज हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ों पर रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट अपना देना है। इसी पर देखिए, एक रिपोर्ट आया, फिंच रिपोर्ट आया है, जिसमें अदानी का क्रेडिट सही है। तो ये चीज़ें रिपोर्ट है, रिपोर्ट के तरीके से देखिए, समझिए। या जो भी चीज़ें मैंने पहले भी बताया था 88 रिपोर्ट में, उसने सारे रिपोर्ट की चर्चा किया था, उसका जवाब दिया था। तो ये सब चीज़ें आम बात है, सब चलती है मार्केटिंग में। तो उस सब चीज़ों को समझना नहीं है कि हाँ, इसे नेगेटिव वे में नहीं लेके चलना है कि हमारा देश किसी खास पार्टी विशेष को। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ वक्त पहले ही, याद होगा आपको, 1 माह पहले के आसपास या 15 दिन के आसपास, मैंने आप लोग को बताया था एक चीज़, कि हमारे यहाँ गरीबी का आकलन क्या लगाते हैं, अमीरी का आकलन कैसे हम लोग देखते हैं। गरीबी जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो सीधे गरीबी में क्या कर लेते हैं हम लोग कि हम एक ऐसे अवधारणा विकसित कर लेते हैं कि ये इसमें क्या लोग होंगे, कि एक ऐसी रेखा होगी जहाँ पर लोग है ना इतना होंगे कि अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। अमीरी होगा कि यह हमेशा प्रताड़ित रहता होगा गरीबी,
के संदर्भ में बातें और अमीरी की जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा शोषक वर्ग के तौर पर देखने को मिलता है। मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले बताया था ना, और हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व में यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो कभी भी अमीर वर्गों को है ना, कभी भी हमारे देश में बढ़ावा मिलता है तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगता है, दर्द उठने लगता है कि कैसे कोई अमीर हमारे यहाँ आके है ना राज करेगा। कहने का मतलब अब सोच के देखिए, पूरा विश्व में भारतीय जब दूसरे व्यक्ति बने सबसे अमीर व्यक्ति, तो अधिक से अधिक भारतीयों को खुश होना चाहिए। पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि हम अडानी में बढ़ जाते हैं, अंबानी में बढ़ जाते हैं, टाटा में बढ़ जाते हैं, है ना। पर ये देश के रूप में किसी को देखा नहीं जाता है। इसलिए नहीं देखा जाता कि हमारे यहाँ वैसा कॉन्सेप्ट डेवलप है ही नहीं। यही चीज़ें अमेरिका में लेके चले जाइए, अमेरिका में ले चले जाइए, या तो यूरोपीय किसी कंट्री में लेके चले जाइए जो विकसित देश की श्रेणी में आता है। तो वहाँ अगर कोई व्यक्ति आ जाता है टॉप पर, विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में, या उसके जो भी इनोवेशन किया है उस पर आपको टॉप लीड पर आता है, तो पूरा सेलिब्रेट किया जाता है उसके सोसाइटी में कि हाँ, ये बंदे ने कुछ किया है, इससे बहुत से लोगों को रोजगार दिया। पर हमारे यहाँ क्या होगा, पैर खींचा खींची किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस जो बातें कर रही है, क्या उसके काल में कोई निजी व्यक्ति डेवलप नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। तो इसके लिए क्या करेगा, भाजपा अपनी तरफ से बातें करेगी। अब भाजपा के शासनकाल में कुछ वर्गों को मिल रहा है, और इसी पर आपको लिबरल गैंग है तो इस पर आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से करेगा। पर मेरा मानना यहाँ है, मैं अलग राय रखता हूँ कि देश की विकास के लिए हमें जितनी ज़रूरत है संस्थाओं की है ना, उतनी ज़रूरतें इन लोगों की भी है। तो इनको इस तरह कभी डैमेज नहीं करना चाहिए जिससे इनका क्रेडिट खराब हो वर्ल्ड में। क्योंकि इसके लिए क्या होता है, इसके अगर क्रेडिट खराब हो, कहीं ना कहीं इनके पैसे हमारे देश में ही आ रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। मान लीजिए अब देखिए अडानी ग्रुप का कुछ ही दिन पहले आप लोग को अंडरलाइन करके टिक करके मैं पेपर दिया था ना, किन किन राज्यों में कितने रुपये निवेश है अडानी के। मैंने आप लोगों को हाल ही में दिया था, पेपर के एक स्लाइड में बना हुआ था। राजस्थान में कितना है, पश्चिम बंगाल में कितना, उत्तराखंड में कितना। जो विरोध कर रहे हैं उन राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, उसके सहयोगी पार्टियां विरोध कर रही है, उसी के राज्य में कितने इन्वेस्ट में। आप सोच सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आपको राजस्थान में 600 मेगावाट परियोजना ये अडानी समूह कर रहा है। अगर हम अडानी समूह को टारगेट करेंगे, उसको बल मजबूत नहीं करेंगे, या कोई और भी रहे, कोई और भी मान लिया अडानी आपको, और भी कोई कम बहुत हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और भी बहुत से हमारे यहाँ निजी संस्थाएं जो काम कर रहा है, जो हमारे यहाँ जो इस वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, अगर उस राज्य सरकारें संस्थाएं सहयोग नहीं करेगी, तो मान लीजिए ये प्रोजेक्ट कहीं रुक गया, तो क्या केवल इसी व्यक्ति का प्रोजेक्ट रुकेगा, अडानी का ही नहीं ना। अब पूरे जो इस क्षेत्र में, मान लीजिए इस क्षेत्र में यहाँ पर 600 मेगावाट का बिजली आपको सौर ऊर्जा पैनल बनाना है, तो जितने भी आसपास के क्षेत्र है वो डेवलपमेंट रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो कमोवेश कहाँ हम देखेंगे कि धरातल पर क्या हो रहा है, धरातल पर लोगों को नुकसान हो रहा है। तो पार्टियों को इससे कोई मतलब नहीं है ना। मतलब क्या है कि मैं आपको पहले बार, वो किसी भी दल का पार्टी, किसी भी दल का नेता हो, वो यही चाहेगा कि हम इन अवसरों को अपना राजनीतिकरण करें और उसे क्या करें, हम लाभ लें और अपना सीट बुक करें, यही होता है ना। और यह दो सभी संस्थाओं में, सभी पार्टियों में देखने को मिलता है। पर विश्व का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति भारत से है, इस पर कभी गर्व होगा नहीं किसी को। तो ये चीज़ें समझने वाला, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला कभी भी आपसे प्रश्न पूछे तो आप इस एक तरफे नज़रिए को कभी मत दीजिएगा कि इससे देश में क्या होता है, इससे देश को क्या नुकसान है, सब चीज़ों को। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए एक न्यूज़ और भी आया है, देश के लिए गर्व की बात है, पर यहाँ बहुत सी चीज़ें नेगेटिव एंड में ले जाएगा लोग। कि देखिए जो हमारा पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में विश्व के सबसे चहेते नेता के रूप में उभर कर सामने सूची एक जारी करता है। यहाँ पर देखिए बात यह नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष टॉप पर आ रहा है, बात यहाँ ये आ रहा है कि हमारा संपदा टॉप पर आ रहा है। अब मैं आपको कितनी बार बोला, आप एक एसेट के रूप में देश में गिने जाते हैं। तो देश का प्रधानमंत्री अगर किसी सूची में टॉप पर आया, जिससे सभी को गर्व होना चाहिए, गर्व सभी व्यक्ति विशेष को, किसी भी पार्टी विशेष से। आपकी भी जब सरकार आएगी, आपके भी लोग आएंगे, तो आप भी प्रयास कीजिए, सभी मिलकर प्रयास कीजिए टॉप होने का। इसका रीजन होता है कि देश में ना क्या होता है, देश में है ना बाहरी लोगों का निवेश बढ़ता है, लोग विश्वास करते हैं, लोग अपने भारत में आने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसी चीज़ को बहुत से क्यूरियोसिटी के साथ देखेंगे। और विदेश में रैंकिंग का बहुत वैल्यू है, भारत में भले वैल्यू आप मत दीजिए, पर विदेश में रैंकिंग का बहुत वैल्यू है।
अब यहाँ पर चीज़ें देखिए समझने की ज़रूरत होगी कि यहाँ पर किस रूप से इसको यूज़ किया जा सकता है इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे आता है, जिसमें मैक्सिकन राष्ट्रपति जो है, देख रहे हैं, जो एंडेस एमेनुअल लॉपेज है, वो सेकेंड रैंक पर, एलन बेसेंट स्विस राष्ट्रपति वो थर्ड रैंक पर है, एंथनी अल्विस ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जो आपको फोर्थ रैंक पर है। आप जो बाइडेन देखिए सातवें रैंक पर। कभी अमेरिका हमेशा प्रभुत्व उसके प्रधान राष्ट्रपति प्रभुत्व हुआ करते थे, अब उसके स्थान पर भारत आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये लगातार होना चाहिए, कितने साल तक, 10 से 15 साल तक ऐसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी रहे, ये प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए। रीजन इसके पीछे पता है क्या है? इससे लोगों में विश्वास, निवेशकों में विश्वास बढ़ेगा कि देश का प्रधानमंत्री जब मजबूत है अर्थात देश मजबूत है। अब मान लीजिए सर्वे आया होगा, भले सर्वे में 2000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों का ही लिया गया होगा। बात यहाँ ये समझिएगा, सर्वे सभी व्यक्तियों से नहीं किया जाता है ना। मान लीजिए विश्व की 8 अरब जनसंख्या है, 7 अरब जनसंख्या, 10 अरब जनसंख्या, 50 अरब जनसंख्या, 50 अरब तक लोगों को तो सर्वे तो नहीं होगा। कुछ खास लोग, कुछ खास वर्ग इसमें, खास लोग इसमें शामिल होते। अगर मान लीजिए कुछ खास वर्ग में बात हो रही है तो उसको ये लगा होगा ना कि नरेंद्र मोदी की क्या बेहतर होगा, तो इसको हम टॉप पर, इसको रैंक हम देंगे। लोग जो भी इस पर आपको वोटिंग किए होंगे, जो भी लोग वोटिंग किए होंगे, उनको यही लगा होगा ना, ये व्यक्ति कैसे, मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री या मैक्सिको का हो या इटली का प्रधानमंत्री या अमेरिका का प्रधानमंत्री, किस आधार पर इसको हम रैंकिंग दें। तो इससे क्या होगा, इसके पहला तो आप इसका नेतृत्व देखेंगे, दूसरा आप इसके संवाद का स्तर देखेंगे, योजनाओं को कैसे ले जाता है, वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भूमिका कैसे है, साथ ही साथ इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, यही सब टर्मिनोलॉजी के साथ हम इसका आकलन करेंगे। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी क्या है, देश का आकलन भी करता है ना। और देश का आकलन करता है, कोई भी मान लीजिए निवेशक भारत में आना चाहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, निवेश करना चाहेगा, तो वो क्या देखेगा, इन्हीं आधारों को देखेगा। तो ऐसे इन्हीं आधारों को देखने के लिए क्या करता है, इस प्रकार के रिपोर्ट को वो एनालिसिस करता है कि हाँ, इस व्यक्ति के बारे में किस प्रकार के विचार, किस प्रकार के पॉइंट को एब्जॉर्ब किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। उस आधार पर वो क्या करेगा, थर्ड सेंस में अपना डेवलप करेगा कि हमको भारत में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब सोच के देखिए, भारत का प्रधानमंत्री जब सबसे प्रभुत्वशाली है, विश्व में प्रभावशाली व्यक्ति सूची में है, इसका मतलब ये कुछ बेहतर किए होंगे, यही होगा ना। तो ये चीज़ें क्या होगा, हमारे यहाँ निवेश लेकर आएगा, हमारे यहाँ लोगों को विश्वास करेगा, और जो भी विश्व के देश हैं भारत के साथ सहयोग करने का प्रयास करेगा। अब यही मान के चलिए, लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी रहे, लगातार 10 से 15 साल ऐसे ही चीज़ों को बनाए रखते हैं। तो विश्वास मान के चलिए, जो हम चीज़ें 47 तक टारगेट फिक्स किए हुए ना, वो हमें 5 से 6 साल पूर्व ही प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसमें केवल पॉजिटिव ही डेवलपमेंट आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। इस सेंस में अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ दे कहीं भी कि ऐसा क्या कारण है, जब मान लीजिए इस तरीके से इस प्रकार की लोकप्रियता सूची से देश को क्या लाभ होने वाला है, तो देश को लाभ इसी तरीके से होगा। नैरो माइंड कभी नहीं रखना, आप किसी भी पार्टी दल के समर्थक क्यों नहीं, एक एस्पिरेंट के तौर पर आप सभी पॉइंट को कैसे अपने एग्जाम ओरिएंट बना सकते हैं, कैसे उसको कवर कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से लोग होंगे जो अधिक चीज़ों को नहीं पढ़ते होंगे, क्या बोलेंगे, इस सूची से डायरेक्ट उनके पेट में दर्द उठ जाएगा कि या रेटिंग खरीदा गया होगा, ये सब चीज़ें बातें की गई होंगी। पर एक आप एस्पिरेंट के तौर पर इसे क्या करना, अगर नेगेटिव बातें भी है तो उसको पॉजिटिव वे में कवर करना और एग्जाम के लिए क्लियर करना, किस चीज़ से हम इसको चीज़ों को देख सकते हैं। इससे आप 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट जरूर निकाल सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में काम देगा। और वो अगर लिखते हैं तो आप, या इंटरव्यू में बातें बोलते हैं, तो जो भी सामने वाला होगा आप पर इम्प्रेस आपके लिए अलग थिंक सेंस डेवलप करेगा, और आपको क्या करेगा कि अलग अधिक मार्क देगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सीखिए आप लोग भी। देखिए और क्या है, दिल्ली सरकार 20 G20 सम्मेलन के लगभग 927 करोड़ रुपये आपको मांग की है। तो ये सब बातें निकल कर आ रही है। तो ये जितना भी दिया जाएगा G20 सम्मेलन, और दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश क्या पैसा मांग सकती है, राज्य मांग सकती है या नहीं मांग सकती है। दूसरा कि जिस सरकार के पास सर्व बजट प्लस होने का दावा लगातार कर रही, तो क्या उसे इसे मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, यही दो विवाद होगा। तो आपसे कभी प्रश्न इंटरव्यू में या इस प्रकार से कभी भी कहीं पूछा जा सकता है कि
जो सरप्लस वाले स्टेट हैं जिनका बजट सरप्लस में आता है, तो क्या उनको इस प्रकार के आयोजनों के लिए केंद्र सरकार से पैसे मांगने की जरूरत है या केंद्र से आग्रह करने की जरूरत है? तो देखिए यहाँ पर दो चीजें समझने की जरूरत होगी आपको कि स्थितियां क्या है और उसका व्यापक प्रभाव क्या पड़ने वाला है। यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली जो सरकार है वो नहीं मांग सकती, या बिल्कुल भी नहीं कहा जा जो सरप्लस वो क्यों मांगेगा। दोनों स्थितियां में आप देखिए, अगर मांगता है तो ठीक है, इससे ज्यादा बजट आपको केंद्र सरकार दे सकती है, या नहीं मांगते तो भी बजट देती, क्योंकि यह सामूहिक है ना, सामूहिक सम्मेलन है ना, जिसमें भारत सरकार नेतृत्व करेगी, तो भारत का दायित्व तो अलग होगा। तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें क्या सरप्लस वाले स्टेट इस प्रकार के आयोजन के लिए केंद्र सरकार से कुछ अनुदान राशि मांग सकती है या किसी सहयोग राशि मांग सकती है या नहीं मांग सकती, तो इसके संदर्भ में आपका उत्तर उसी व्यापक संदर्भ में होना चाहिए। इसके दोनों स्तरों को देखिए, क्यों नहीं मांगेगी भाई। यहाँ पर कुछ चीजें राजनीतिक करने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को समझना है, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, अब रक्षा ऊर्जा और सहयोग में बढ़ाएगा भारत यूएई फ्रांस जो है सम्मेलन किया जा रहा है। तो हाल ही में दो तीन चीजें याद रखिएगा, वैश्विक परिदृश्य में घटनाएं बदल रही है, लोग द्विपक्षीय संगठन बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही साथ लोग सहयोग करना चाह रहे हैं एक दूसरे देश। इसमें देखिए हाल ही में आपको भारत फ्रांस यूए के बीच सहमति भी हुई है, रक्षा सहयोग के साथ साथ क्या करे, ऊर्जा परमाणु और स्वास्थ्य पर्यावरण के संदर्भ में क्या करेगा, सहयोग करेगा। यह बेहतर व्यापक है, होना भी चाहिए। अब देखिए कुछ चीजें याद रखिएगा, इसके साथ साथ बायलेटरल और एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि दो तीन चीजें याद रखिए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात होगी तो दो तीन चीजें, एक द्विपक्षीय संबंध की बात की जाएगी, दूसरा एक बायलेटरल या उसके बाद बहुत से संगठन की बात होगी, एक या एक ऐसा संगठन बना लिया जाए जिसमें बहुत से देश शामिल हो जाए, या त्रिपक्षीय संबंध बनाया जाएगा, चतुर्थ संबंधीय बनाएगा, या इस प्रकार से देश बाय देश आपको मिलकर बायलेटरल जुड़ जाएगा। और एक बार कुछ क्षेत्रीय संगठन होगा, मान लीजिए एशिया का कुछ क्षेत्रीय संगठन होगा, अफ्रीका का कुछ क्षेत्रीय संगठन होगा, या और भी जो महाद्वीप है उसके क्षेत्रीय कॉन्टिनेंटल में आपको क्षेत्रीय संगठन मिल जाएगा। तो ये फिर लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में आपको देश जुड़ते हैं। तो देखिए सभी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य के संगठन के स्तर पर उद्देश्य का ना उद्देश्य के है ना स्तर में बढ़ोतरी मिलता है। अब मान लीजिए जो द्विपक्षीय संबंध होगा उसके उद्देश्य क्या होगा, नैरो होंगे, अर्थात अपने देश के बारे में पहले सोचेगा, उसके बाद दूसरे देश के बारे में सोचेगा, या अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्दे होंगे उसके संदर्भ में समझेगा। अब मान लीजिए आईएस जो आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो बनाया गया है, उसके हाल ही में बना है ना, तो ये क्या करता है, ये ज़्यादा अपना उद्देश्य लेकर आएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि संगठन जो बनाया जा रहा है तो इसमें क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है, इसके क्या लक्ष्य तय किए गए होंगे या उद्देश्य क्या है, इसके लिए न संगठन के आधार पर ही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अब मान लीजिए दो देश होंगे, मान लीजिए भारत और फ्रांस होंगे, तो इसके क्या होंगे, भारत और फ्रांस के आपसी रिश्ते होंगे। इसी तरीके से दो और राष्ट्र, 3 4 5 10 राष्ट्र मिलकर एक संगठन का निर्माण करता है, तो आपको ये इस तरीके से बताना होगा। कुछ क्षेत्रीय स्तर पर करता है, एशिया में करता है, अफ्रीका में करता है, अमेरिका में करता है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कर रहा है, यूरोप में कोई ऐसा संगठन डेवलप हो रहा है, यूरेशिया में आपको यूरेशिया में हो रहा है, साथ में ऑस्ट्रेशिया में हो रहा है, या दक्षिण पूर्व एशिया में हो रहा है। तो क्या होना है, विश्व के जितने भी देश में हो रहा है तो उसके संगठन के आधार की प्रकृति तभी तय होगी कि उसमें सहयोग जो देश कर रहे हैं उसकी रणनीति क्या है, उसके देश की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, कहने का मतलब उसका विदेश नीति कैसे, उसके जो राजनीतिक स्थितियां कैसी है, वो लोकतांत्रिक है, साम्यवादी है, या किस प्रकार का देश है, पूंजीवादी देश है। तो इस प्रकार से चीज़ें ना डेवलप होती है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, कभी भी प्रश्न पूछेगा इसी एस्पेक्ट में देना है। तो इसके अलावा देखिए भारत है ना, ये सब क्यों लगातार कर रहा है, भारत को मैंने आप लोगों को बताया ना, अब है भारत फर्स्ट लर्नर, फर्स्ट है ना पंक्ति में बैठे नेताओं में आना चाहता है, लगातार आ भी रहा है। फर्स्ट पंक्ति कहने का मतलब क्या होता है कि आप जब क्लास में बैठे रहते हैं तो फर्स्ट बेंच जो होता है क्या करता है, पूरे क्लास का नेतृत्व करता है ना। अब ये मत सोचिए कि पीछे वाला भी, थ्योरी मत दीजिए पीछे वाला भी टॉपर होता है, जरूर हो सकता है। यहाँ पर फर्स्ट बेंच कहने का मतलब
कुछ भी होगा सबसे पहले फर्स्ट बेंच को बोला जाएगा कि आप काम कीजिए, उसके बाद बाईपास किया जाएगा। होता है ना ऐसा, आप लोग महसूस करते होंगे। टीचर आते होंगे सबसे पहले सवाल किससे करते होंगे? फर्स्ट बेंच से। तो ये क्या करता है, नेतृत्व की भूमिका में आना चाहता है। फर्स्ट बेंचर जो होता है, जो फर्स्ट पंक्ति का नेता होगा, वो क्या करेगा, आपको नेतृत्व की भूमिका में रहना चाहता है। तो यही आपको कहीं भी किसी भी संगठन में फर्स्ट पंक्ति का मैं यूज करूं, या तो देश विदेश में या कहीं भी मैं फर्स्ट पंक्ति का नेता व्यक्ति या किसी इस तरह का टर्मिनोलॉजी यूज करूं, तो आप समझिएगा यह नेतृत्व की बात की जा रही है, दूसरे संदर्भ में नहीं समझना है। तो फर्स्ट पंक्ति के नेता के तौर पर भारत उभरना चाहता है, ताकि वैश्विक नेतृत्व को यह स्थापित कर सके। इसलिए क्या हो रहा है, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक वैश्विक समझौता किया जा रहा है लोगों के साथ, देशों के साथ, ताकि भारत इसको प्राप्त हो सके। और जब भी यूएनओ में बात हो रही है, हाल ही में देखते होंगे यूएनओ का 17वां जो सत्र के जो महासभा अध्यक्ष थे, वो भारत आए थे, तो उन्होंने लगातार भारत के बारे में बात की कि क्या करना है, कि हमें भारत को जरूर सहयोग करना चाहिए, या बदलाव करके जोड़ने की बात की जा रही थी। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक हम छोटे छोटे देश जो है, जो विश्व में प्रभाव रखते हैं, उनके साथ हम द्विपक्षीय संबंध करके अपने रिश्ते को बेहतर न रखें। इसलिए भारत इन सब चीज़ों पर आपको वो फ्रांस के साथ हो, यूएई के साथ हो, या तो फिर आपको इधर देखिए, इधर और भी 2-3 देश का नाम होगा, भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका समझौता जो हाल ही में हुआ है, I2 और U2 जो समझौता हुआ है, साथ में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत एक नया गुट बनाने का दूसरा त्रिपक्षीय सहयोग आकार दे रहा है। तो आप भारत, इंडोनेशिया और भारत एक नया एक समझौता बनाने का प्रयास कर रहा है, एक गुट बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह क्या होगा कि भारत जो देश है, अलग अलग समूहों के साथ क्या होगा, संगठित होगा। और जब भी यूएन में बात की जाएगी कि हाँ भारत को क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा उपभोक्ता के तौर पर इनके साथ क्या जुड़ रहे हैं ना, तो क्या होगा, इन लोगों को सहयोग करने के लिए हम एक जनमत संग्रह कर पाएंगे, जनमत इकट्ठा कर पाएंगे। इससे हमारा स्थिति स्टेटस मजबूत होगा। इस चीज को समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक पीटी फैक्ट आप लोग को याद रखना है, जो आपको कश्मीर में इग्लू कैफे खोला गया था, अब विश्व का सबसे बड़ा कैफे खोला गया है, इग्लू कैफे। तो इसे पीटी फैक्ट के तौर पर देख लेना है। तो इसका आपको स्लाइड ग्रुप में दे दिया जाएगा, पिक्चर स्क्रीनशॉट जो होता है, और ग्रुप टेलीग्राम चैनल से सभी जुड़ जाइए, वहीं पर आपको मिलता है, इसका स्क्रीनशॉट काट के इवनिंग तक मिल जाएगा, तो आप लोग इसे वहां से कवर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, एक नासा इसरो का निसार जो है, नासा इसरो का निसार जो है वो जल्द ही छोड़ा जाएगा। तो इसका आप लोग अपडेट देखते रहिएगा, ये आपसे प्रश्न जरूर क्रिएट करवाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इसी के लिए सब चीज़ों को कवर करते चलना है। तो इसमें निसार का पूरा अर्थ क्या है, इसरो सिंथेटिक ऑब्जर्वर जो रडार है, इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका, न्यूज एनालिसिस कर चुका हूँ। इसके लिए आप लोग इसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इस टॉपिक को आप लोग आज देख लीजिएगा, की नोट्स इसका कवर कर लेना है, जिसमें विश्व मिलेट के उत्पादन के संदर्भ में बात करें, अफ्रीका में कितना, अमेरिका में कितना होता है, एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के क्षेत्र में, और भारत में कितना होता है, आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। रकबा कितना है, उसका उत्पादन कितना होता है, यहाँ पर रकबा कितना उत्पादन से सबसे ज़्यादा अफ्रीकी कंट्रियों में होता है, तो ये भी याद रखना आपको है। और उसके बाद कुल उत्पादन विश्व में कितना है, इसके याद रखना। उसके बाद इसके क्या लाभ होते हैं, मिलेट्स के बारे में पहले भी मैं बहुत बार चर्चा किया हूँ। बस क्या करना है कि जो आप पहले लिख चुके होंगे उसको छोड़ देना है, बाकी सबको लिख लेना है। तो मिलेट्स के उपयोग भी आप लोग देखते रहना है, क्योंकि इस वर्ष मिलेट वर्ष चल रहा है, और किन किन देशों में क्या क्या होता है इसको आप लोग देख लेना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मिलेट्स के बारे में, और किन किन राष्ट्रों में, तमिलनाडु में क्या होता है, केरल में क्या होता है, इसी तरह सभी जगह। तो आपको एक लिस्ट क्रिएट कर लेना है, एक ऐसे लिस्ट बनाइएगा, राज्य के अनुसार मिलेट्स का नाम लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में से ना आपको बहुत सी चीज़ें कवर होगी, मेंस में कवर होगा, इंटरव्यू में जाके कवर होगा, कभी भी पूछेगा, तो आप इसका ना बहुत बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। लिस्ट बना के आपको क्या करना है, ग्रुप में शेयर करना है। कहाँ पर, आपको ऐप का जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर आप लोग शेयर करिएगा, बना के आराम से। जिनका भी पीटी एग्जाम चल रहा है, बीपीएससी का होना, वो नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। जिनका अभी नहीं चल रहा है एग्जाम, वो जरूर बना के अभी भेजेंगे, बाद में वो लोग बनाइएगा। ऐसा नहीं कि अभी बैठ जाइएगा, जिनका बीपीएससी एग्जाम होने वाला है वो अभी लेके बैठ जाइएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। आप लोग को क्या करना है, एग्जाम के बाद करना है।
तो इसका लिस्ट जरूर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक लिस्ट कैसे बनाना है, इसको ऐसे लिस्ट बनाना, राज्य लिख लीजिएगा, मान लीजिए बिहार है तो बिहार में, झारखंड, यूपी, इसी तरह तमिलनाडु, केरल में कौन कौन से मिलेट पाए जाते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। इस तरीके से आप एक डाटा बना लीजिए तो कभी भी आप उसका यूज कर सकें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विकास को बल देने वाला बजट है। बजट पर मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि जो बजट की चीज़ें हैं कवर हो जाए, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। तो इसी में देखिए 25 वर्षों के देश के विकसित होने के लिए कुछ बातें की जा रही है, बजट की बात की जा रही है। उसमें बहुत सी बातें की गई, महिलाओं के संदर्भ में बातें की गई, गरीबी की विकास, युवाओं के संदर्भ में भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई है, मध्यम वर्ग के इनकम टैक्स जो राहत दी गई उसकी बात की गई है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बातें की गई है सड़क परियोजना, आधारभूत ढांचे के विकास को। मैं लगातार आपको बोल रहा था कि हमको जब भी डेवलप करना है, क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना है, तो बुनियादी ढांचे के लिए काम करना होगा। तो बजट में इन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो फिर साथ ही साथ रेल बजट आपको 2.41 लाख करोड़ का आवंटन किया गया और रेलवे में बहुत से सुधार की बात की गई है। तो आपको ये सब अपडेट रहना, और आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आप लोग उस दिन के पेपर में ज़रूर लिखे होंगे। हालाँकि मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से नहीं कर पाया था, तो फिर भी मैं आप लोगों को क्या करूँगा, कभी मैं इस बजट पे एक स्पेशल वीडियो किसी दिन आपको डिकोड सीरीज़ में ही ला दूँगा। तो आप लोग चीज़ों को देख लीजिएगा चीज़ों को। और एक चीज़, हाँ, डिकोड सीरीज़ अब एक नए फॉर्मेट में आएगा। क्या होगा कि जो भी डीसीए लेते हैं, डीसीए जिनका कोर्स होगा उसमें उनको अवेलेबल करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान रखिएगा। और जो फ्री डिकोड सीरीज होता है, आपको जो फ्री स्टडी मटेरियल में होता है, उसमें जो महत्वपूर्ण होंगे उसी को ऐड किया जाएगा, सभी को ऐड नहीं किया जाएगा। नहीं तो चीज़ें क्या होंगी, आप लोग सही सीरियस होकर चीज़ों को कवर नहीं किया करते हैं। महत्वपूर्ण जो है डीसीए में सारे टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक ऐड करते जाइए, इसके लिए कोई कॉस्ट किसी को नहीं देना है। तो डीसीए वाला जो है, जिनको पहले से ले चुके हैं उनको फ़ायदा होगा, और जो नए लेंगे वो सोच लीजिए कितने दिन से आप लोग को क्या चीज़ें उपलब्ध होनी है। डिकोड सीरीज चलेगा, सभी चीज़ चलेगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कवर किया जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए किसी चीज़ का। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर शहरी निकायों के लिए जो आवंटन किया गया, सहकारी समितियों के लिए आवंटन किया गया है। तो भारत में मोबाइल क्रांति, फ़ोन क्रांति एक मिसाइल के तौर पर लाई गई, उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन बदलाव, ऊर्जा बदलाव के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और विपक्ष से जो भी हो, मान लीजिए अभी कांग्रेस और उसके संबंधित जो है विपक्ष है तो वो विरोध करेगा। मान लीजिए कांग्रेस बजट लाएगी तो भाजपा लाएगी, विरोध करेगी। तो बात यहाँ है कि जब भी कोई केंद्र की सरकार होती है बजट लाएगी तो कब विरोध वाला पार्टी जो क्या बोलता है, विरोधी स्वर में बोलेगा, क्योंकि उसका और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर समझने वाला एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको यह है कि क्या बजट में उन पहलुओं को शामिल किया गया है जो भारत सरकार या भारत की जो आगामी कुछ वर्षों से उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण और उसके लिए कार्य करना। दूसरा उद्देश्य क्या है, रोजगार को डेवलप करना, उसके लिए नए नए नवाचार को डेवलप। तीसरा, आपको अवसंरचना निर्माण के लिए कार्य प्रगति करना। साथ ही साथ चौथा हो जाएगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अन्य आयाम को, प्रौद्योगिकी को कैसे डेवलप कर सकते, इसीलिए निवेश को लाना। तो ये सब पर बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं या नहीं किए गए। और इस सरकार का लक्ष्य है किसान को आयु में दुगना करना, तो क्या हम उसके लिए बजट में आवंटन किए हैं। तो लगभग 1.25 करोड़ रुपया बजट किसानों के लिए किया गया है। तो इससे यह समझ में आता है ना कि हाँ, सरकार जो कह रही है उसी संदर्भ में काम कर रही है। तो बजट आवंटन से ही समझा जा। मात्रा देखिए, मात्रा की बात की जाएगी, हाँ ये 1.25 लाख और भी हो सकती है। तो बजट आवंटन तभी आपको बढ़ेगा जब हमारे यहाँ क्या होगा कि निवेशक आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उससे आय क्रिएट कर पाएंगे हम। अब मान लीजिए सरकार के पास, अब सोच लीजिए बहुत से लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, नहीं ना। तो लोग, सरकार के पास 100 रुपया है तो 100 रुपया में ही सारी चीज़ों को बांटेगी ना। अब हम इसको सर प्लस देंगे, अभी मान लीजिए इस साल 100 रुपया आता, अगले साल इसको हम 1,000 रुपया देंगे वजन टैक्स के रूप में, और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, लगातार बढ़ेगा तो क्या होगा कि यह आपको 1,000 रुपया आवंटित करेगी। अब सरकार के पास 100 ही रुपया है, मान लीजिए 150 रुपया है, तो 150 रुपये में ही बांटेगी ना। अब वो पैसा कहाँ से क्रिएट करेगी, जो पैसा हमारे पास सरकार के पास आती है वही हमारे पास आता है लौट के बजटीय आवंटन के संदर्भ में। तो यहाँ पर जैसे ऊर्जा नहीं तो बनाई जा सकती है, नहीं तो उसका समाप्त किया जा सकता है ना, वैसे ही
तो ऐसे ही यहाँ पर पैसे के बारे में बात की जाती है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट अब समाप्त हो चुका है, फिर हम लोग कल मिलते हैं न्यूज़ एनालिसिस के साथ। अभी मैं इसी तरह ही कवर करूँगा, की नोट्स आपको अपडेट कर दूँगा और धीरे-धीरे चीज़ों को मैं, जब मेरा गला ठीक हो जाएगा, अभी भी देख रहे हो गला में खराश है, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है, नहीं तो फिर चीज़ें और भी दूसरे स्तर पर चला जाएगा, तो कोऑपरेट कीजिएगा। हालाँकि मैं धीरे-धीरे बोलूँगा, साथ ही कम समय में चीज़ों को कवर करने का प्रयास करूँगा और जो चीज़ें हैं मैंने इसका की नोट्स आपको क्या कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा की पॉइंट को, कहाँ पर आपको ऐप पर जो की नोट्स दिया जाता है उसमें। मान लीजिए इसका की नोट जो होगा, तो चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना? इसी के लिए आप लोग किसी प्रकार का, जो नए स्टूडेंट है, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। पुराने स्टूडेंट हमको पता है कि हम मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर नए स्टूडेंट जो है उनको विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि सर आप लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। कुछ लोगों का कॉल आया था, तो ये सब चीज़ें हैं ना, नहीं करनी है। आप एस्पिरेंट के तौर पर रहिए कि हमें दायित्व का पता है, हमें अपना सब कर्तव्य पता है, कैसे काम करना है, क्या करना है, कितने स्तर तक आप लोगों को चीज़ों को देना है। तो धन्यवाद, जय हिंद।